पहले एक एक पैराग्राफ इसका मैं आपको रीड करके समझाऊंगा, फिर उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको नोट करा दूंगा, वो आप नोट कर लेना। ठीक है ना? वही लर्न करने होंगे, और इसमें लर्न लर्न करने वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा कम ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए जी। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ में वी हैव हियर्ड द वर्ड हेल्थ, वी हैव हियर्ड द वर्ड हेल्थ एक्सक्यूज मी सर। यूज्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली। हाँ जी। सर बायो में मेरा स्कूल में व्हाई डू वी फॉल इल वाला चैप्टर हो रहा है। हाँ, तो वही तो करवा रहा हूँ। सर ओके। ये वाला मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, वाई डू वी फॉल इल, मैं एनसीईआरटी में से करा रहा हूँ। और इसमें जो पहला टॉपिक है ये है द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये शुरुआत में तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन दे रखा है, तो मैं इसमें पैराग्राफ बाई पैराग्राफ आपको पहले पढ़ पढ़ कर समझाऊंगा चीज़ों को। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम नोट करेंगे। तो जो जो चीज़ आपको नोट करवाऊंगा, या जो भी हम फिजिक्स में भी या केमिस्ट्री में भी जो हम नोट करते हैं, वो वाला पोर्शन आपके लर्न करने के लिए उसको, उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, तो जरा देखिएगा। We have heard the word health used quite frequently all around us. We use it ourselves as well. When we say things like, my grandmother's health is not good, our teachers use it when they scold us, saying, this is not a healthy attitude. What does the word health mean? तो इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत इस चैप्टर की इस तरीके से होती है कि हम फ्रीक्वेंटली बहुत बार ये सुनते हैं कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ ठीक होनी चाहिए। तो ये हम फ्रीक्वेंटली अपने स्कूल में, अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, सबसे सुनते हैं कि हेल्थ ठीक होनी चाहिए। और इसी तरीके से जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम अगर खुद भी उस शब्द को यूज करते हैं हेल्थ को, तो कैसे कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने ऐसे ही बोल दिया कि माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज नॉट गुड। इसका मतलब शायद वो हेल्दी नहीं है, शायद उनकी तबीयत खराब है। ठीक है, तो हम इस तरह से उस चीज को यूज करते हैं। तो एनीथिंग विच इज नॉट गुड इज नॉट हेल्दी। जो चीज अच्छी नहीं है उसको हम कहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, और जो चीज अच्छी है या ठीक है उसको हम कहते हैं कि ये चीज हेल्दी है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम ये बोल देते हैं कि अगर कोई अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, कि ये आपका जो एटीट्यूड है ये एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। आप किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो कह देते हैं कि अनहेल्दी एटीट्यूड है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो अच्छी है, नॉर्मली उसको हम हेल्थ बोल देते हैं कि हेल्दी थिंग है ये, और कोई चीज जो अच्छी नहीं है उसको नॉन हेल्दी बोल देते हैं। तो इससे भी ये चीज समझ में आ जाती है कि अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, तो फिजिकल हेल्थ में हमारा फिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे अब देखते हैं अगला। तो शुरुआत वाले में पैराग्राफ में सिर्फ यही चीज पूछी गई थी। नेक्स्ट जो है, इफ वी थिंक अबाउट इट, वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इंप्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। आइडिया ऑफ बीइंग वेल, अच्छा होना को ही हम ये बोलते हैं कि हेल्दी हैं हम, बीइंग वेल। We can think of this well-being as effective functioning. For our grandmothers, being able to go out to the market or to visit neighbors is being well, and not being able to do such things is poor health. Being interested in following the teaching in the classroom so that we can understand the world is called a healthy attitude, while not being interested is called the opposite. Health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. ठीक है, तो इसमें दो तीन पॉइंट्स हम लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, health is a state of being well enough to function well physically, enough to function well physically, comma mentally and socially.
एग्जाम्पल नोट करेंगे. फॉर एन ओल्ड पर्सन, being able to go out to the market, being able to for an old person being able to go out to the market or to visit neighbors or to visit neighbors is being well. And not able to do such things is poor health. इसको फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इसमें लिखेंगे being interested in following the teaching in the classroom, being interested in following the teaching in the classroom, being interested in following the teaching in the classroom is called a healthy attitude. Is called a healthy attitude. Is called a healthy attitude, while not being interested is called the opposite. तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. ठीक है, तो ये तीन चीजें आ गई इसके अंदर. अब हम इसमें ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल. बीइंग वेल का मतलब क्या है कि अच्छा होना, कि आप कैसे हैं, हम अच्छे हैं. पूछते हैं ना सब, हर कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं. कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, हमारी तबीयत अगर ठीक नहीं है, कि नहीं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे बोल देते हैं. तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, कि हम फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी अच्छे से परफॉर्म करें सारी अपनी अपनी जो भी हमारी ड्यूटीज हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ओल्ड पर्सन की बात करें, तो बीइंग एबल टू गो आउट टू द मार्केट और टू विजिट नेबर्स इज बीइंग वेल एंड नॉट एबल टू डू सच थिंग्स इज पुअर हेल्थ. तो मार्केट जाना या अपने नेबर के यहाँ जाना, हम यही कह देते हैं कि हम चल फिर पा रहे हैं, और हम चल फिर पाकर हम नेबर के यहाँ तक चले जाएं या हम मार्केट तक चले जाएं, वहां से हमें कुछ सामान वगैरह लेकर आना है तो हम वो लेकर आ जाएं, तो इसी को हम अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ बोल देते हैं फॉर एन ओल्ड पर्सन. तो इसमें दो चीजें आ गई कि एक ओल्ड पर्सन जिसके लिए चलना जो है कि अपने आप चल पा रहा है, वो आराम से चल पा रहा है, तो इट इज कॉल्ड गुड हेल्थ. ठीक है, तो ये उसकी एक फिजिकल हेल्थ हो गई.
उसके बाद वो अपने नेबर के यहाँ जा पा रहा है, तो नेबर के यहाँ जा पा रहा है इसका मतलब वो सोशली एक्टिव है। सोशली एक्टिव है भाई, ऐसा भी तो होता है ना कि हम जा रहे हैं कहीं, हमारे पड़ोस में कोई रहता है, हम जा रहे हैं, हमने देखा, देखकर ऐसे इधर उधर, है ना, जानते ही नहीं है, मेरे को क्या पड़ी है, मैं नहीं इसको बोलूंगा, मैं नमस्ते क्यों करूं, है ना। तो वो जो चीज है वो हम ये बोल देते हैं कि हमारा सोशल एटीट्यूड कैसा है। तो नेबर के यहाँ जाना, इसका मतलब ये है कि हम वहां पर जा रहे हैं, हम कुछ अपनी अपनी कुछ जो चीजें हैं, जो अपनी वेलबींग के बारे में हम उनको बताएंगे और उनकी वेलबींग की हम खबर उनसे लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक गुड सोशल एटीट्यूड हो गया, तो दिस कम्स अंडर सोशल हेल्थ। उसके बाद तीसरा आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि हम बैठे तो क्लास में है लेकिन सोच रहे हैं हम क्रिकेट के बारे में, ठीक है, या फिल्म कौन सी चल रही थी आज मैंने घर पर देखी थी, मैं पूरी नहीं देख पाया, घर जाते ही देखूंगा, ठीक। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो उसको हम बोल देते हैं मेंटल हेल्थ, कि हम जहां पर हैं हम उस टाइम उसी बारे में सोचें। तो वही चीज है यहाँ पर, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम इज कॉल्ड अ हेल्दी एटीट्यूड। कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो आपका काम पढ़ने का है, उस टाइम आप पढ़ाई करिए, उस टाइम इधर उधर की बातें मत सोचिए। वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द ऑपोजिट। और अगर हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं और हम वहां पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ मेंटल हेल्थ। मतलब वो मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ का, अच्छी मेंटल हेल्थ का साइन नहीं है वो, समझ गए, ठीक है। तो वो हेल्थ जो है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू परफॉर्म अवर फंक्शंस मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज, हेडिंग डालेंगे। Personal and community issues both matter for health. Community issues both personal and community issues both matter for health, ठीक है। अब जरा इसमें देखिए, इसमें भी दो तीन पैराग्राफ में बता रखा है, और जो जरूरी होगा वो मैं आपको नोट करा दूंगा। तो if health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own. The health of all organisms will depend on their surroundings or their environment. The environment includes the physical environment. So, for example, health is at risk in a cyclone in many ways. तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि हेल्थ का मतलब क्या है, कि बीइंग वेल इनफ टू परफॉर्म आवर फंक्शंस मेंटली, सोशली एंड फिजिकली। तो उसमें क्या है कि उसमें ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें अपने आप से ही आ जाती हैं, कि हम मेंटली फिट हैं तो ये सब अपने आप से ही आ गया, हम सोशली फिट हैं तो ये सब अपने आप से ही आ गया, हम फिजिकली फिट हैं तो ये सब अपने आप से ही आ गया। हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आजकल सारे में पॉल्यूशन 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 इतना फैल रहा है, ठीक। तो आप चाहो या ना चाहो, थोड़ा बहुत खांसी, थोड़ा बहुत जुकाम आप लोगों को हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एनवायरनमेंट है, ये आपकी फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। दूसरा, हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर चारों तरफ हमारे पागल ही पागल हो, उल्टी सीधी बातें करें, हम कुछ कहें वो कुछ जवाब दें। हमने कहा कि भाई भाई साहब टाइम बता दो क्या हो गया, वो कहता है मेरे को भूख नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये क्या जवाब हुआ, तो ये पागलपने की बात हुई ना, बिना मतलब की। तो अगर हम बेवकूफों से घिरे हुए हैं तो थोड़े टाइम बाद हम भी बेवकूफी हो जाएंगे, हम भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है। कहते हैं ना, जैसे 4 5 या 6 दोस्तों का ग्रुप है, भाई मैं यहाँ से उठकर जा रहा हूँ, तुम पागलों में रहकर तो मैं भी पागल ही हो जाऊंगा, कह देते हैं ना ऐसे, कि तुम तो सारे पागल हो। तो वो चीज जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालती है। फिर हम बात करते हैं सोशल हेल्थ की। तो सोशल हेल्थ की ये है कि आप ये देखिए कि अगर सोशली एक्टिव रहना या सोशली अच्छी हेल्थ का मतलब ये है कि अगर आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए किसी इंसान को कोई परेशानी है, तो आप उसकी कुछ हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, कोई परेशान है तो आप दो, मैं भी तेरे को मार के जाऊंगा, मैं भी तेरे को दो लगा के जाऊंगा, तो ये तो बैड सोशल हेल्थ हो गई, ये अच्छी सोशल हेल्थ नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर
हमारा दिमाग जो है वो हमसे ये कह रहा है कि नहीं भाई, मेरे को सोशली एक्टिव रहना है, मेरे को सोशल हेल्थ अच्छी अपनी बनाकर रखनी है, कि कोई भी आदमी मेरे बारे में बात करे तो कोई गलत ना बोले। ठीक, लेकिन हम निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि बराबर में एक आदमी खड़ा, उसने बिना मतलब हमको गाली दे दी। दूसरा आदमी थोड़ी दूर में मिला, उसने फालतू में चांटा ही मार दिया। ठीक है, तो हम ये देखें, फिर आगे थोड़ी देर चले तो कोई चोर मिल गया, वो हमारा सामान ही छीन के भाग गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ही इतना गंदा है, कुल मिलाकर हम भी उनके साथ फिर गंदे ही हो गए। समझ गए? तो ये चीज होती है। तो जो सोशल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, इस पर एनवायरनमेंट का बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, आज भी आपने देखा होगा जो ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं, जब वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उनका नेचर क्या है, उनका जो बिहेवियर कैसा है, वो क्या है, मतलब किलिंग एटीट्यूड है, एग्रेशन है, भयंकर। और वो शायद आपको मालूम होगा क्यों है। उसका रीजन ये है कि एक जो ये ओशियानिया बोलते हैं इसको, कॉन्टिनेंट को, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ओशियानिया कॉन्टिनेंट है उसका, खैर फिर नाम बदल के उसको ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया। तो कॉन्टिनेंट का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है और कंट्री का नाम भी ऑस्ट्रेलिया। फॉर एग्जाम्पल, हम रहते हैं एशिया में, एशिया में रहते हैं, तो एशिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज हैं। तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट मतलब चारों तरफ जहाँ पानी ही पानी और बीच में एक आइलैंड हो गया, तो उसको हम कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। तो बड़े बड़े मेजर कॉन्टिनेंट 7 हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे ही ये कॉन्टिनेंट हुआ करता था ओशियानिया। दुनिया भर के जितने भी बदमाश लोग होते थे, वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, क्रिमिनल्स हैं अलग अलग तरीके के, उन सबको ओशियानिया में बहुत बड़ी जेल थी, वहां डाल दिया जाता था। ठीक है, और उनको टॉर्चर किया जाता था वहां पर। ठीक है, कि तुम इसी लायक हो, तुम जीने के लायक नहीं हो। तो ओशियानिया में डाल दिया जाता था। ओशियानिया ही कॉन्टिनेंट का बाद में नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ गया। और जो वहां पर जेल थी, उस जेल को फिर खोल दिया गया, और वहीं जो जेल के जो प्रिजनर्स थे, वो प्रिजनर्स ही धीरे धीरे उनकी फैमिलीज बनती गई, वो बड़े होते गए। तो कुल मिलाकर जो एंसेस्टर्स हैं, वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं ऑस्ट्रेलियंस के। तो उनके अंदर वही क्रिमिनल वाला एटीट्यूड है कि मर जाऊंगा या मार जाऊंगा पर जीतूंगा, है ना। तो इस तरह से वहां पर ज्यादा इस तरीके की आपने देखा भी होगा, या अगर इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं तो वहां पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े इस तरीके के नहीं कि वॉर चल रहा है किसी दूसरे कंट्री के साथ, नहीं, आपस में ही, आपस में ही। क्योंकि एक गुंडा है तो दूसरा उससे बड़ा गुंडा है। तो इस तरीके का है। तो वो क्या असर आया, किस चीज का असर आया, एनवायरमेंट का असर आया। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट है, but even more importantly, human beings live in societies. Our social environment, therefore, is an important factor in our individual health. We live in villages, towns, or cities. In such places, even our physical environment is decided by our social environment. हमारा जो physical environment भी है, वो हमारे social environment पर depend करता है। social environment ये है कि आप तो बड़ी कदर करते हो कि आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, तो आप कदर करोगे कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इनफैक्ट आप ये भी करते हो कि टाइम टू टाइम आप उनमें पानी भी देते रहते हो, उनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखते हो। लेकिन आपका पता चला आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी आते जाते खराब करके चला जाता है उसको। ठीक है ना। तो ये जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारे जो फिजिकल वेलबींग है, उस पर भी असर डालता है। तो नेचर जो है, वो नेचर सभी के लिए है। नेचर मतलब मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ, हमारे बिहेवियर की बात नहीं कर रहा। तो वहां पर जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट हमारे फिजिकल हेल्थ को भी असर डालता है। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग कमेंट सब करना जानते हैं, कहना सब जानते हैं कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को एक इतनी तो ड्यूटी करनी चाहिए कि हम जितने भी लोग हैं, कम से कम एक एक पेड़ तो हम लोगों को लगाना चाहिए, और उसकी देख रेख भी करनी चाहिए। ठीक है ना। तो वो चीज ये है कि अब नहीं तो 2 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑक्सीजन लेवल पूरे के पूरे एनवायरनमेंट का सुधरेगा। ठीक है ना। तो हम तो अपनी ड्यूटी कर ही सकते हैं ना एटलीस्ट, या कंप्लेंट ही करते रहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारी सोसाइटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, कभी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनाऊंगा। एक विलेज की स्टोरी है महाराष्ट्र की, कभी सुनाऊंगा। और मौका लगा तो हम उसकी एक वीडियो क्लिप भी देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं, कुछ दिन बाद दिखवाता हूँ। नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हजारे है, मतलब 2 अक्षर का नाम है उसका, मतलब 2 वर्ड्स का नाम है, हजारे है। मतलब वहां पर सूखा पड़ा करता था हर साल, और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ही मिलकर वहां पर वाटर रिजर्वायर बनाने शुरू करे। छोटे छोटे वाटर रिजर्वायर बनाए, और वहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, लेडीज, जितने भी लोग थे, सबने ये ड्यूटी असाइन कर दी थी एक दूसरे को। सबने ये अपने आप से ही ये मान लिया था। और कोई पंचायत नहीं था, कोई सरपंच नहीं था उस गांव का, कुछ नहीं था। रियल रियल स्टोरी है, ज्यादा पुरानी नहीं, 2-4 साल पुरानी स्टोरी बता रहा हूँ। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम ये जो वाटर रिजर्वायर्स हैं,
मतलब जो वाटर रिजर्वायर बेसिकली क्या, गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं, सभी लोगों ने बनाए, और उसके अंदर थोड़ा 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 दूर एक गांव में पानी था, तो वहां से पानी थोड़ा 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 लाकर वहां पर इकट्ठा करते थे। तो उससे धीरे 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 वाटर लेवल भी सुधरा, और जब वाटर लेवल सुधरा, मतलब अच्छी स्टोरी है, आप देखेंगे तो मजा आएगा। मैं आपको या तो लिंक शेयर करूंगा या फिर कभी क्लास में ही दिखाऊंगा। तो उससे क्या हुआ, वाटर लेवल सुधरा, ग्रीनरी बढ़ी, और कल्टीवेशन जो है, क्रॉप कल्टीवेशन, वो भी सुधरा। और ज्यादा टाइम नहीं, 5 से 7 साल के जो टाइम पीरियड है उसी में ये सब चीजें धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई। वहां बारिश भी होने लगी, और अल्टीमेटली वो जो इंडिया के मोस्ट ग्रीन विलेजेस हैं उनमें शायद टॉप 5 या टॉप 6 की लिस्ट में वो गांव आ चुका है। और आज भी उस गांव में किसी तरीके का कोई इलेक्शन नहीं होता, किसी तरीके का कोई इलेक्शन नहीं होता। कोई पॉलिटिशियन भी आता है तो उसको बाहर कर देते हैं, या कहते हैं आप आओ, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन यहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर सब इस गांव के ओनर हैं, सब सरपंच हैं। कहते हैं ना कि भाई ये गांव का ओनर है, मतलब ओनर काइंड ऑफ, कि भाई ये सरपंच है तो इसकी सब बात सुनेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कहेंगे कि सब यहाँ पर कलेक्टिवली डिसीजन से वहां पर काम होता है। मैं आपको नाम बताऊंगा, हमने भी देखा था, हमारी एक ट्रेनिंग थी तो हमको दिखाया गया था उस गाँव के बारे में, मुझे लग रहा था कि वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। खैर, तो ये सब चीज जो है ये किस पर डिपेंड करती है, हमारे सोशल एटीट्यूड पर। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। ठीक, तो ये भी एक सोशल वेलबींग से ही रिलेटेड कॉज है। हम लोग घर में जो भी खाना खाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, तो उसका जो छिलके वगैरह, कचरा वगैरह जो होता है, वो हम फेंकते हैं डस्टबिन में। तो आप एक कंडीशन, आप एक सिचुएशन एज्यूम करके देखिए कि जहां पर कोई गार्बेज कलेक्शन की कोई पॉलिसी ना हो। किसी भी सिटी में हम रहते हैं, या विलेज में रहते हैं, या टाउन में रहते हैं, तो वहां पर गार्बेज कलेक्शन की कोई पॉलिसी ना हो। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद में जो कूड़ा है, उस कूड़े की स्मेल इतनी आने लगेगी, और वहां पर धीरे 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 बीमारियां डेवलप होने लगेंगी, और लोग बीमार पड़ने लगेंगे। ठीक है ना। तो गार्बेज कलेक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है। ठीक, अगला देखते हैं। What would happen if no one takes responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in the streets or open spaces? हम लोग सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो पानी, जो गंदा पानी है, वो कहीं ना कहीं तो जाता है। ठीक है, सोचिएगा कि अगर वो जो ड्रेनेज सिस्टम है जहां पर वो पानी जाता है, अगर उसकी कोई देखरेख करने वाला ही ना हो, अगर कोई ये इंश्योर करने वाला ही ना हो कि ये पानी कहीं जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, मान लीजिए उसमें कहीं पर कोई ब्लॉकेज आ गई, वो पानी इकट्ठा हो गया, तो अल्टीमेटली बीमारियां कहाँ आएंगी, जो आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं, जो नजदीक में लोग रह रहे हैं। ठीक है ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ नोट करने वाली चीज है। आप कहते हैं तो चलिए नोट कर लेते हैं, मैं 2-3 पॉइंट्स इसमें आपको लिखवा देता हूँ। एक पॉइंट नोट करेंगे, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो पर्सनल इश्यूज हो गए और कम्युनिटी इश्यूज हो गए। कम्युनिटी का मतलब क्या, हमारे आसपास कौन लोग रहते हैं, हमारे आसपास किस तरीके का एटमॉस्फेयर है। नोट करेंगे, द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर the health of all organisms depend on their surroundings or their environment, or their environment. For example, for example, health is at risk in a cyclone. Health is at risk in a cyclone in many years. साइक्लोन जानते हैं, आंधी तूफान जो आता है, तो साइक्लोन के केस में जो हेल्थ है, वो हेल्थ काफी तरीके से रिस्क पर होती है। ठीक है,
तो ये भी हमारे एक एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है कि साइक्लोन आना या ना आना वो हम इंसानों के हाथ में नहीं है। ठीक है, आंधी तूफान या बवंडर जिसको बोलते हैं कि साइक्लोन जो है वो मतलब आंधी तूफान के रूप में भी आ सकता है, और अगर हम कहीं कोस्टल रीजन में रह रहे हैं तो वहां पर पानी के रूप में भी आ सकता है। तो इस तरीके से अगर वो आएगा तो हमारी जो हेल्थ है, जो आसपास रहने वाले ऑल ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ हम पर ही फर्क नहीं पड़ेगा, जो जानवर रह रहे हैं उन पर भी फर्क पड़ेगा, जो पेड़ पौधे हैं वो भी तो लिविंग बींग्स हैं, उन पर भी फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा आंधी तूफान में कई पेड़ पौधे टूट कर गिर जाते हैं। ठीक है ना। तो हेल्थ इज एट रिस्क इन मेनी वेज व्हेन देयर इज अ साइक्लोन इन अवर सराउंडिंग्स। अगला consider what would happen consider what would happen if no one is ensuring that garbage uh, if no one is ensuring that garbage is collected and disposed, that garbage is collected and disposed. Next point. Consider what would happen. Consider what would happen if no one takes responsibility. If no one takes, consider what would happen if no one takes responsibility for clearing the drains, for clearing the drains, for clearing the drains and ensuring that water does not collect in the streets, and ensuring that water does not collect in streets, in streets or open spaces, streets or open spaces. ठीक है, अगला पैराग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, so if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is open drain water lying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. Therefore, public cleanliness is important for individual health. मतलब अगर ऐसा हो जाता है कि कहीं पर कोई गार्बेज उठाने के लिए कोई आता ही नहीं है, तो कूड़ा इकट्ठा होता जाता है एक जगह पर, तो वहां पर भी हेल्थ जो है वो रिस्क पर है। और कहीं पर ऐसा होता जाता है कि पानी जो है वो पानी का ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि पानी ड्रेन ही नहीं हो पा रहा है। तो पानी जब एक जगह इकट्ठा होगा तो उससे भी आप सब जानते ही हैं, मतलब डेंगू मलेरिया वगैरह के मच्छर जो है वहां पर वो पैदा होने लगते हैं। तो अगर स्ट्रीट में या ओपन स्पेसेस में कहीं पर भी वाटर इकट्ठा होगा, ठीक है, और अगर कहीं पर भी गार्बेज उठाने की कोई फैसिलिटी नहीं होगी तो उससे हेल्थ जो है, हेल्थ विल बी एट रिस्क। तो नोट करिएगा, इन बोथ द केसेस, in both the cases discussed above,
In both the cases discussed above, the possibility of poor health increases. In both the cases discussed above, the possibility of poor health increases. Therefore, public cleanliness is important for individual health. Is important Therefore, public cleanliness is important for individual health. Is important for individual health. ठीक है. अच्छा, अब अगला पैराग्राफ इसका देखते हैं. अगला पैराग्राफ है, we need food for health and this food will have to be earned by doing work. For this, the opportunity to do work has to be available. Good economic conditions and jobs are therefore needed for individual health. ठीक है. अच्छा, we need food for health and this food will have to be earned by doing work. हमें खाना खाने के, भाई भूख लगेगी तो हमको खाना तो चाहिए. अब जब हमको खाना चाहिए तो खाना खाने के लिए हमको उस खाने को अर्न करना पड़ेगा. तो जब अर्न करना पड़ेगा तो अर्न करने के लिए काम करना पड़ेगा. तो हमको अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस चाहिए अपने आसपास. अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं? अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं कि भाई अगर हम कहीं पर जाते हैं और हम ये बताते हैं कि भाई हम ये काम करना जानते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप किसी भी लोकेलिटी में या किसी भी एरिया में आप जाते हैं तो आप वहाँ पर ये ढूंढेंगे कि भाई कोई सॉफ्टवेयर फर्म कहाँ पर है जहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकूँ. ठीक है. अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप देखेंगे इंजीनियरिंग फर्म्स का है. अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर मरीज कहाँ पर हैं, आप उनको सर्विस दे सकते हैं. अगर आप कोई लेबर हैं तो आप ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ पर है, हम वहाँ पर जाकर काम करेंगे. ठीक है. तो हमें अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस चाहिए. इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी कि भाई हम अगर मान लीजिए कहीं पर काम करने चले गए, उन्होंने हमसे काम करा लिया, कहने लगे मेरे पास पैसे ही नहीं है. ठीक है. अब आपने काम भी कर दिया, अब आपको पैसे नहीं मिले. अब आपको पैसे नहीं मिले तो फिर आप खाना कहाँ से खरीदोगे? ठीक है ना. तो गुड इकोनॉमिक कंडीशंस का होना भी जरूरी है. इकोनॉमिक कंडीशंस गुड होंगी आपकी आसपास में, सराउंडिंग्स में, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरेगी. आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधरेगी तो आप अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हैं और आपकी हेल्थ जो है वो रिस्क पर नहीं रहेगी, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी. ठीक है. तो नोट करें कि वी नीड फूड फॉर हेल्थ which is earned by doing some work which is earned by doing some work. So good economic conditions in the surroundings are necessary to get work and earn food for our health. गुड इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी तो हमको काम मिलेगा, काम मिलेगा तो हम खाना खा सकते हैं प्रॉपर्ली. ठीक है. उसके बाद
अगला टॉपिक है हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर, जिसमें हमारा कंट्री बहुत पीछे आता है। तो ये है, वी नीड टू बी हैप्पी in order to be truly healthy, and if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. Social equality and harmony are therefore necessary for individual health. We can think of many other such examples of connections between community issues and individual health. ठीक है, तो खुश रहना भी बहुत जरूरी है। हम खुश रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी। इसमें आप ये देखिएगा कि इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्दी। इफ वी मिसट्रीट ईच अदर मतलब हम एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं, या हमें एक दूसरे से डर लगा रहता है कि दूसरा पर्सन है उसको हमसे डर लग रहा है कि ये मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, या उसको हमसे डर लग रहा है, हमको उससे डर लग रहा है, तो हम एक दूसरे से डर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या है कि हम परेशान हो रहे हैं उस चीज से। तो इससे क्या है कि हम हैप्पी तो नहीं है ना, हम खुश तो नहीं है। और जब हम खुश नहीं है, हम भी नहीं है खुश, वो भी नहीं है खुश, तो जब कोई खुशी नहीं है, तो जब खुश नहीं होते तब भी उसका भी हमारी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। तो इस वजह से कम्युनिटी इश्यूज नहीं होने चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सबको हार्मनी से, कोऑपरेशन से काम करना चाहिए और एक सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहना चाहिए। तो वही है इसमें, आप नोट करेंगे, वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। नेक्स्ट पॉइंट, we need to be happy in order to be truly healthy. Full stop। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी social equality and harmony are therefore necessary for individual health. Are therefore necessary for individual health. ठीक है जी, अगला देखेंगे डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। डिस्टिंक्शन का मतलब कि अंतर क्या होता है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। हेल्दी एंड डिजीज फ्री, अब हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना, इन दोनों में भी अंतर है। अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में किसी तरीके की कोई डिजीज नहीं है, तो डिजीज फ्री है, डिजीज नहीं है बॉडी में, ठीक है। लेकिन हेल्दी है या नहीं है, ये चीज डिपेंड करती है अगेन उन तीनों चीजों पर, सोशल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग, तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। हम डिजीज फ्री हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम मेंटली जो है वो स्ट्रेस्ड हैं, तो इसका मतलब शायद हम हेल्दी नहीं है। हमें कोई डिजीज नहीं है, लेकिन हम फिजिकली स्ट्रेस्ड हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो तब भी शायद हम हेल्दी नहीं है, लेकिन डिजीज फ्री है, कोई बीमारी नहीं है। ठीक, इसमें आप पहला पैराग्राफ देखेंगे, हमें ये देखना है कि डिजीज फ्री होना ही हेल्दी होना कहलाता है क्या। देखते हैं, इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज।
the word is actually self explanatory. We can think of it as disease का मतलब होता है dis-ease. dis का मतलब disturbed और ease, disturbed ease मतलब अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर हम कंफर्टेबल नहीं है, भाई हम नॉर्मली बैठे हुए हैं अभी, लेकिन अगर हमको बुखार हो जाए, फीवर हो जाए, तो क्या हम नॉर्मली बैठे रहेंगे? हमको कुछ डिस्कम्फर्ट सा होने लगेगा, हमको कुछ थकान होने लगेगी, हमें नींद आने लगेगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो हाई होने लगेगा, किसी को सर दर्द होने लगता है, किसी को स्टमक पेन होने लगता है, किसी को पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, अलग अलग तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो जब हमारी जो ईज है, ईज मतलब जब कहते हैं ना कि स्टैंड एट ईज, सुना होगा ना, अटेंशन एंड स्टैंड एट ईज, के आराम से खड़े हो जाइए। तो ईज का मतलब कंफर्टेबली रहना। तो अगर हमारी जो ईज है वो डिस्टर्ब है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम ये कहते हैं कि हमको डिजीज हो गई है। उसी को कंबाइन करके डिजीज बोलते थे, डिस्टर्ब ईज को। तो ये बोल रहे हैं डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause for discomfort. जब हमको कोई पर्टिकुलर कॉज मिल जाता है डिस्कम्फर्ट का, कि सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, पेट में दर्द है, तब हम कहते हैं कि हाँ हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमको कोई डिजीज हो रही है, शायद डिस्कम्फर्ट है। ठीक है, this does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो हम बस ये कह देते हैं कि भाई इसको डायरिया हो गया, इसको लूज मोशन हो गए, ठीक है, लेकिन हुए किस वजह से हमको वो कॉज तो नहीं पता ना। तो हम ये कहते हैं कि हमको तो सिर्फ और सिर्फ जब सिम्टम पता चलता है किसी भी चीज का, तो हम ये कह देते हैं कि हमें कोई ना कोई डिजीज है, हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ, we can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए पेट में दर्द है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बीमारी क्या है, तो क्या हम हेल्दी हैं? हम हेल्दी तो नहीं है, और हो सकता है कि हमें कोई बीमारी भी ना हो। तो क्या हमको कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हम कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब हम हेल्दी भी नहीं है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलते हैं आपका ये टेस्ट करा देते हैं, वो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, आप कहते हो लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा अभी भी, मेरी टेस्ट की रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है। ठीक, तो उसमें क्या है कि डॉक्टर ने तो मेडिकली आपका चेकअप करा, जो टेस्ट करवाने थे वो टेस्ट करवाए, टेस्ट कराने के बाद पता चला कि आपको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन क्या आप हेल्दी हो? आप कहते हो मेरे सर में तो दर्द अभी भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक कॉज ना पता चल जाए किसी डिजीज का, तब तक हम ये कह सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं है, हम हेल्दी नहीं है तब तक हम ये कह सकते हैं। लेकिन डिजीज है वो तभी कहा जा सकता है जब उसके कॉज का पता चल जाए। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? भाई अगर मान लीजिए हमको डायरिया हो गया, अब वो डायरिया हो गया, हम ऐसे ही बोलते हैं भाई स्टमक इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के भी तो टाइप्स है ना बहुत सारे, किस वजह से हुआ है ये इन्फेक्शन, ये वाटर की वजह से हुआ है, खाने की वजह से हुआ है, या और कोई पॉल्यूटेड थिंग है, या कोई खराब चीज है जो हमने खा ली। तो जब तक हमको कॉज नहीं पता चलेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि डिजीज है, और हम अपने आप को हेल्दी भी नहीं कह सकते उस टाइम तक। समझ गए? तो इस चीज को हम ये लिखेंगे इसमें, डिजीज मीन्स, पहले लिखें, डिजीज मीन्स डिस्टर्ब इज when we don't feel easy or we feel to be in a state of discomfort.
वी कैन नॉट से बल्कि यहाँ पर कैन नॉट नहीं, वी कैन से लिखिएगा। वी कैन से that someone is suffering from diarrhea डायरिया की स्पेलिंग ठीक से लिखना, DIARRHOEA। we can say that someone is suffering from, without knowing exactly what has caused, without knowing exactly what has caused the what has caused the loose motions। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि भाई उसको डायरिया हो रखा है, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं पता कि उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है। ठीक है, तो जब कॉज पता चलेगा तब तो हम ये कह देंगे कि हाँ उसको ये डिजीज है। ठीक है, लेकिन तब तक हम ये कह देंगे कि वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसको डायरिया हो रखा है, यानी कि लूज मोशन हो रखे हैं। हमको अभी उसका कॉज नहीं पता कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है। इसके बाद अगला जो है, अगला पैराग्राफ पहले समझें इसको। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। सिंपली अगर हम ये कहें कि हमको कोई डिजीज नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम हेल्दी हैं। अब इसके दो तीन एग्जांपल्स और देखते हैं। पहला एग्जांपल है, गुड हेल्थ फॉर अ डांसर मे मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशंस। ठीक है, डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशंस। एक डांसर के लिए गुड हेल्थ क्या है? एक डांसर के लिए गुड हेल्थ ये है कि वो अपनी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट और डिफिकल्ट डिफिकल्ट पोजीशंस में स्ट्रेच कर पाए। तो एक डांसर के लिए ये गुड हेल्थ है। बट ऑन द अदर हैंड, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his or her flute। ठीक है, तो अब जो एक म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन जो फ्लूट बजाता है, तो हम ये कहेंगे कि उसके लिए गुड हेल्थ क्या होगी कि उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी खूब अच्छी होनी चाहिए। वो जब चाहे खूब सांस भर सके, जब चाहे वो सांस को कंट्रोल करके जिस जिस नोट पर जितनी जितनी सांस छोड़नी है उतनी उतनी सांस छोड़कर अच्छा म्यूजिक प्ले कर सके। तो ये तो एक गुड म्यूजिशियन के लिए तो ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो एक अच्छी हेल्थ का साइन है। और उसी तरीके से एक डांसर के लिए जो अच्छी हेल्थ का साइन है वो उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है ना। तो अगर उल्टा कर दिया जाए तो हम ये कहेंगे कि दोनों के दोनों हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो उसकी हेल्थ की वजह से वो अच्छा डांस नहीं कर पा रहा और उसकी हेल्थ की वजह से वो अच्छा सा म्यूजिक प्ले नहीं कर पा रहा है। समझ गए। फिर हम बोलेंगे, to have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health। To have the opportunity to realize the unique potential for all of us is also necessary for real health। जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि हमारा क्या काम है और उस काम के लिए हमको अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचने के लिए क्या क्या चीज हमको चाहिए, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम हेल्दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं, हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, हम पढ़ते टाइम सो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम हेल्दी नहीं है, क्योंकि जो हमारा काम है वो हम ठीक से नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हमको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और हमको वो काम करना चाहिए ताकि हम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच पाए और हम अपनी अच्छी हेल्थ को अचीव कर पाए। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें, उसमें है, सो we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease। सोचिएगा कि कोई डांसर है, वो बॉडी को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट और डिफिकल्ट जो पोस्चर्स हैं उसमें वो स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है। ठीक है। लेकिन उसको डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया तो नहीं है ना।
इसका मतलब डिजीज तो नहीं है, डिजीज फ्री तो वो है, लेकिन अपने प्रोफेशन के हिसाब से हेल्दी भी नहीं है। उसके प्रोफेशन के हिसाब से जैसा उसको स्ट्रेचिंग कर पानी चाहिए वैसे वो नहीं कर पा रहा है, तो वो हेल्दी नहीं है, लेकिन डिजीज फ्री वो है। ठीक है, तो अगला है, दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट द सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज, ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स। ठीक है, तो जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम सोसाइटी की बात करेंगे, हम कम्युनिटी की बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ का पूरा पूरा जो लेना देना है वो हमारे सोसाइटी और कम्युनिटी पर है। ठीक है, और अगर हम डिजीज की बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल सफरिंग्स की बात करेंगे। डिजीज जो है उसमें क्या होता है कि अगर किसी को मलेरिया हुआ, किसी एक बंदे को मलेरिया हुआ तो केवल वही परेशान होगा, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैला तो सांस लेने में सभी लोगों को दिक्कत होगी। समझ गए? तो सोसाइटी का क्या असर होता है, एनवायरनमेंट का क्या असर होता है, और डिजीज क्या होती है, आज हमने ये देख लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कल की मैं छुट्टी रखूंगा, आपकी नेक्स्ट क्लास में परसों लूंगा। ठीक है, चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके।